5G इंडिया में आने के बाद VI ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि अभी तक रियल टाइम में 5G को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। जहां जियो और एयरटेल लगातार एक्सपैंड करते जा रहे हैं, वहां पे VI किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जियो के आने के पहले एयरटेल, उसके बाद वोडाफोन, देन आइडिया, यही तीन कंपनीज थी जो कि पूरा मार्केट शेयर कैप्चर करके रखी थी। लेकिन जियो के आने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज हो जाती है। मर्ज होके क्या बनती है? VI। इंडिया का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होता है VI के पास, क्योंकि ये दोनों के पास सबसे ज्यादा कस्टमर बेस था, जो कि मिलने के बाद VI बन गया था। और कुछ हफ्तों के लिए इनके पास सबसे ज्यादा कस्टमर्स थे, जिनका मार्केट शेयर था करीबन 34% का। और अभी इनका मार्केट शेयर बचा है करीबन करंटली 17% का, और ये भी सितंबर 2022 एंड का नंबर है। और अगर मैं आपको कुछ और नंबर्स बताऊं तो एयरटेल के 35% शेयर हैं, VI के 17% करीबन शेयर्स हैं, और जियो के करीबन 40% शेयर हैं पूरे मार्केट के अंदर। सिर्फ VI ही एक ऐसी लीडिंग कंपनी है जो कि अभी तक लगातार कस्टमर्स लूज कर रही है। जियो के इतने साल होने के बाद, फ्री ऑफर्स खत्म होने के बाद भी जियो अपना कस्टमर बेस बढ़ाता ही जा रहा है, एक्सपैंड करता ही जा रहा है। और इतने ज्यादा फ्री ऑफर्स और इतने चीपेस्ट रिचार्ज देने के बाद भी आज जियो प्रॉफिटेबल है। VI आज भी हजारों करोड़ों के नुकसान में बैठा हुआ है। एयरटेल भी अच्छा काम कर रही है, अपना मार्केट शेयर बना के बैठी हो, उनके कस्टमर्स इतने ज़्यादा लूज नहीं हो रहे हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने ऐसा क्या कर दिया जो इनको इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है? VI की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी भी रिलाई कर रहे हैं। एक अंदर की बात अगर आपको बताऊं तो इनके 50% कस्टमर्स आज भी 2G यूज़ करते हैं। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा। जितने लोग कीपैड चलाते हैं या जिनको इंटरनेट से इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वो आज भी अपने VI सिम को या आइडिया की सिम को या वोडाफोन की सिम को, जो इनकी पुरानी सिम थी, उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं अपने कीपैड मोबाइल्स में, जिनका कुछ इतना ज़्यादा रिचार्ज होता नहीं है, इतनी ज़्यादा कॉलिंग होती नहीं है कि वो अनलिमिटेड रिचार्ज करवाएं या फिर इंटरनेट चलाएं। इस वजह से ये आज भी 2G को यूज़ कर रहे हैं। जब जियो इंडिया के अंदर एंटर किया तब वो VoLTE लेकर आया, यानी कि 4G लेकर आया। और जब जियो 4G लेकर आया तब भी VI है वो सिर्फ 2G के ऊपर रिलाय कर रहा था, ढंग से 3G भी लेकर नहीं आया था। उस टाइम पे जियो 4G दे रहा था, एयरटेल भी 4G लेकर आया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। धीरे धीरे करके जो VI है वो भी 4G लेकर आया। हर जगह पे तो अभी भी VI स्ट्रगल कर रहा है 4G में भी, बट फिर भी काफ़ी जगह पे लेकर आ गया है। अभी ये इससे बाहर निकलने ही वाले थे 4G से। जियो जो है 5G लेकर आ गया, उसने 5G के स्पेक्ट्रम जो है परचेज कर लिए। एयरटेल ने भी अपने जो है 5G के स्पेक्ट्रम परचेज करे, वो लोग एक्सपैंड करते जा रहे हैं। एंड अभी जो जियो है उसके पास वैसा ही पैसा नहीं था, आपको सभी को पता होगा। कैपिटल इतना ज़्यादा लगता है ना इसमें कि हर कोई सर्वाइव नहीं कर पाता। तो VI के पास इतना कैपिटल था नहीं, बट फिर भी उन लोगों ने कुछ स्पेक्ट्रम परचेज करे हैं 5G के। अब देखते हैं ये कब तक जो है 5G लेकर आ पाते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है फॉर श्योर। ये सब तो चलो बहुत अलग चीज़ है कि यार हर कोई पार्टनर अगर कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर है तो वो ये सारी चीज़ें रिलाय कर लेगा। बट सबसे मेन प्रॉब्लम जो इनकी आती है वो थी इनके ड्यूज। इनने जितने ज़्यादा कर्ज ले रखे थे वो इनको छुट्टा ही नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट से, बैंक से इतने ज़्यादा इन लोगों ने कर्जा ले रखा था, इतने ज़्यादा डेप्ट ले रखे थे, जो कि ये लोग पूरा ही नहीं कर पाए। काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन करने के बाद भी गवर्नमेंट को इनकी हेल्प करनी पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट भी इतनी बड़ी टेलीकॉम कंपनी को हाथ से नहीं जाने दे सकता। क्योंकि अगर टेलीकॉम कंपनीज का क्या है पता है, किसी भी मार्केट के अंदर हेल्दी कंपटीशन जब तक होता है तब तक एक मार्केट बहुत अच्छी चलती है। अगर VI चले जाता है तो मार्केट से कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा, और अगर मार्केट में कंपटीशन खत्म हो गया तो आपको ही पता है मार्केट के अंदर मोनोपोली, डुओपोली चालू हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ऐसा हो। और BSNL का हाल आपको पता ही है कि क्या है। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ कंडीशन लगाई है कि ठीक है, हम आपके जो भी ड्यूज हैं, जितने भी आपके ऊपर लोन लगा रखे हैं, उनको हम माफ़ कर देंगे, हम उनकी इक्विटी आपसे परचेज कर लेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट जो है VI के शेयर्स परचेज कर लेगी। परचेज क्या कर लेगी, बेसिकली एक्वायर कर लेगी। और इन लोगों ने ऐसा कहा था कि आपके शेयर का प्राइस अगर 8 रुपये से 10 रुपये होता है
तब ही हम जो है आपके शेयर्स परचेज करेंगे। और आपको मैं बता दूँ, VI का शेयर, एक शेयर करीबन 100 रुपये तक का होता था। एक टाइम पे VI का शेयर 100 रुपये तक होता था, जो कि आज 8 रुपये कुछ का बचा है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि VI के शेयर की हालत या उनके मार्केट की हालत क्या होगी। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो पैसे की दिक्कत है ये सिर्फ VI को ही क्यों आई? देखिए, एक बात समझिए कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है इसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यार, आपको नहीं पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। अगर किसी जगह पर टावर लगाना है या कोई भी ऐसी जगह पे पैसा लग रहा है जहाँ पे सिर्फ एक बार पैसा लगेगा, 2 बार पैसा लगेगा, ज़्यादा मतलब सालों साल तक फिर पैसा नहीं लगना, उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जहाँ पे आपको सैलरी देनी है या लाइट का बिल भरना है, वो सारे हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा लगता है टेलीकॉम का इंडस्ट्री में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत कम है। मतलब आपको इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी नहीं रखने या आपको इतने ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं करने, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है कि भाई आपको टावर्स लगाने हैं, उनकी मेंटेनेंस करनी है। 15-15, 20-20 लाख रुपए का एक टावर लगता है। अब आप खुद सोचिए, करोड़ों का 5G का स्पेक्ट्रम बिकता है, तो कितना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है। और इतना पैसा इनके पास खुद ही नहीं आ रहा था। उसके बाद अगर आप देखें, अगर ब्रॉडबैंड के अंदर जाएं तो भाई आपको फाइबर ऑप्टिक्स लगाना है। VI इसलिए फाइबर ऑप्टिक्स नहीं लाया क्योंकि आपको पर स्क्वायर किलोमीटर का भी करीबन 1-1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को पैसा पे करना था। अगर आपको सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर में भी अगर आपको फाइबर ऑप्टिक्स बिछाना है, अपनी फाइबर की सेवा देनी है, तो आपको करीबन 1 लाख रुपए, करीबन अप्रॉक्सीमेट मान लो कि आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, उस स्टेट गवर्नमेंट को, उधर फाइबर ऑप्टिक्स बिछाने के लिए। और अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आप जियो को ले लो। जियो ने क्या किया, सबसे पहले खुद से पैसा लगाया। अब अंबानी है भाई, वो खुद तो पैसा लगा ही सकता है, उसने खुद से पैसा लगाया। उसके बाद क्या किया अंबानी ने, अपने जब इंडिया के अंदर पैर जमा लिए जियो ने, तब उसने अपने जो स्टेक्स थे उसको बाहर की कंपनीज को बेचना चालू कर दिया। अगर आप लोगों को मालूम होगा, फेसबुक ने अराउंड 43,000 करोड़ रुपीज़ में अराउंड 9.99% का जियो का स्टेक खरीदा था। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जियो की कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी अगर फेसबुक इसके शेयर्स खरीद रहा है। और वहीं अगर हम बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल देखिए सिर्फ इंडिया के अंदर जो है लिमिटेड नहीं है। एयरटेल ने जो है बाहर की काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर भी टेलीकॉम इंडस्ट्री खोल रखी है। हालांकि इंडियन है, बट फिर भी बाहर की कंट्रीज़ के अंदर टेलीकॉम सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। और भी इनकी काफ़ी सारी फाइबर हो गया, DTH हो गया, और भी काफ़ी तरीके के इनके सर्विसेज हैं जहाँ से कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करते रहते हैं। तो इनको इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कह सकते हो आप कि इतना ज़्यादा इनको फ़र्क नहीं पड़ा सिर्फ जियो के आने से कि भाई ये कर्जे में डूब जाएं। तो ये लोग भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। और एक और पॉइंट एयरटेल का ये है कि एयरटेल के पास जो कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी प्रीमियम कस्टमर्स हैं। अगर आप लोगों को मालूम होगा, तो अगर आपने एनालाइज किया होगा, तो जियो के आने के बाद भी इनके कस्टमर्स इतने ज़्यादा लूज नहीं हुए, क्योंकि ये जो सर्विसेज देते थे एयरटेल पहले से ही काफ़ी ज़्यादा रिच सर्विसेज देता था सभी को। आपको कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होती होगी या इनको स्पीड की आपको प्रॉब्लम नहीं आती होगी एयरटेल के अंदर। एयरटेल जो है अपने कस्टमर को हमेशा अच्छी सर्विस देता था। जितने भी रिच कस्टमर्स थे, प्रीमियम कस्टमर्स थे, वो हमेशा एयरटेल के ऊपर टिके रहे। उनको सस्ते से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे। और वैसे भी एयरटेल ने भी प्लान करीबन जियो के बराबर ही लेकर आ गया था। तो इस वजह से जो एयरटेल है उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका जो कस्टमर बेस था वो ऑलरेडी फिक्स्ड था, वो सेटिस्फाइड था। तो यार अब बात वही आती है कि क्या VI सर्वाइव कर पाएगा? तो भाई सीधी सी बात है कि हाँ भाई, VI सर्वाइव करेगा। देखिए, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि मार्केट के अंदर जो है मोनोपोली या डुओपोली आ जाए। वो यही चाहते हैं कि भाई मार्केट सर्वाइव करे, मतलब कि इसके अंदर कंपनी सर्वाइव करे, आए, हेल्दी कंपटीशन रहे, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है। इसके अंदर फ़ायदा हमेशा कस्टमर का होता है। जियो भी आया था तो कस्टमर का फ़ायदा हुआ था, एयरटेल ने भी अपने अच्छे प्लान्स लॉन्च करे तो उसमें भी कस्टमर का फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए VI चला गया तो भाई जियो बोलेगा कि भाई मैं तो 1000 रुपये दूंगा एक GB पर डे का। एयरटेल भी बोलेगा हाँ हम भी 1000 में देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। आपको लेना ही पड़ेगा, राइट? तो इसलिए हमेशा कंपटीशन होना ज़रूरी है। तो भाई VI कस्टमर्स बचाने के लिए कर क्या रहा है? तो भाई बेसिकली VI इज़ डूइंग कि वो अपने जो 2G नेटवर्क्स थे
देखिए वीआई को 2G नेटवर्क जो है उनके 2G स्पेक्ट्रम है उनको भी चलाना ज़रूरी है, क्योंकि उसका मेन कस्टमर ही वही है, 50% कस्टमर वही है। बट अभी ये लोग जो अपने 5G या 4G कस्टमर्स हैं उनकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं कि भाई आप अनलिमिटेड ले लो, 12 से 6 अनलिमिटेड चलाओ, डेटा डिलाइट ले लो, और ये बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं इनको। इसके अंदर काफ़ी नुकसान हो रहा है, बट ये लोग इसमें जो उनके पोटेंशियली होल्ड कस्टमर्स हैं उनको होल्ड कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं भी हूँ भाई, मैं भी एक वीआई की सिम हमेशा यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो सर्विसेज है ना 12 से 6 वाली अनलिमिटेड इंटरनेट वाली, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। और भी जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जहाँ पर कि भाई वो ब्रॉडबैंड नहीं लगवा पा रहे हैं या उनके एरिया में अवेलेबल नहीं है, वो लोग इस सर्विसेज को यूज़ करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सर्विस है अगर सही बताया जाए तो। इस तरीके से वीआई अपने कस्टमर्स को जो है होल्ड करके रखा है, अपने कस्टमर बेस को बचा के रखा है। और आई होप यार ये जो है कस्टमर बेस है ऐसे ही रख के रखे और सर्विसेज को और ज़्यादा बढ़ाए। मतलब मुझे स्पीड में कभी कभी थोड़ा लगता है कि इनको अच्छा करना चाहिए, बट देखते हैं कि ये लोग अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। तो भाई अभी वोडाफोन आइडिया का कुछ नहीं होने वाला, आप टेंशन मत लो, क्योंकि भाई गवर्नमेंट पीछे खड़ी हुई है, तो भाई कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास भी अराउंड 30-35% का, मतलब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है बट फिर भी अराउंड इतना 30 या 30 के आसपास का इनके पास स्टेक अवेलेबल है। अभी आप ये सोच लीजिए अगर 30% स्टेक गवर्नमेंट होल्ड करती है, अगर अराउंड बता रहा हूँ, राउंड ऑफ अगर 30% भी अगर गवर्नमेंट स्टेक होल्ड करती है, तो भाई आप टेंशन मत लो, गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी सारी चीज़ें। गवर्नमेंट चाहे तो BSNL को मर्ज कर दे, इसके साथ मर्ज करके जो है चीज़ें देना चालू कर दे, 5G देना चालू कर दे, या बेसिकली बचा लेगी। आप इतना टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि BSNL भी लॉस में जा रही है, VI भी लॉस में जा रही है। हो सकता है गवर्नमेंट जो है VI को कहे कि यार हमारे साथ जुड़ जाओ, BSNL के साथ जुड़ जाओ, BSNL के साथ जो है भारत फाइबर देना चालू कर दो तुम भी अपने नाम से या कुछ। तो भाई कुछ भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट जो है BSNL को कहीं नहीं जाने देने वाली है। आप इस टेंशन से मुक्त हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यार मैं तो यही कहूँगा कि यार जियो और एयरटेल हैं बढ़िया प्लान्स दे रहे हैं, बट यार मैं ये चाहता हूँ कि एक कंपटीशन हमेशा बना रहे, क्योंकि तीसरा कंपटीशन रहेगा ना तो हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा मार्केट के अंदर जो है तनाव बना रहेगा कि हाँ यार ये हमारा प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर है, ये इतना जो है ऑफर दे रहा है, हम इतना दे रहे हैं। एट दी एंड फ़ायदा अपने कस्टमर्स को ही देंगे ये लोग, फ़ायदा हमारा होगा, कंज्यूमर का होगा। मैं यही कहूँगा यार, आपके क्या क्या ओपिनियंस है आप मुझे बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।